सुनीता नाम की एक किसान जम्मू के छोटे से गांव में रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। सुनीता के खेत में मुश्किल से बस इतनी खेती होती थी कि अकेले उसका गुजारा हो पाए। देखो सुनीता बहन, मैं मानता हूँ कि एक समय था जब इस पिस्ता के पेड़ से बहुत फायदा होता था, पर अब ये पेड़ मरने की कगार पे है। इसके ऊपर अपना समय और पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? ये पहला पेड़ है जो मैंने और हितेश ने लगाया था इस खेत में। आपको पता है ये पेड़ मेरे दिल के कितने करीब है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राजू भाई, और वो भी हितेश के दोस्त होते हुए? बहन, तुम ये भी तो सोचो कि इस पेड़ को काट के तुम बेच दोगी तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। तुम्हारा घर पैसों से चलता है कि हितेश की यादों से? एक रात को जब सुनीता सो रही थी, उसे अपने खेत में कुछ आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो कुछ बदमाश गांव वाले उसके खेत से पेड़ और पौधों की चोरी कर रहे थे। बदमाश पिस्ता के पेड़ तक पहुँचे और उसे काटने वाले थे। सुनीता उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागी, पर वो बदमाश पिस्ता के पेड़ पे अपनी कुल्हाड़ी मार चुके थे। उनके पीछे भागते हुए सुनीता अपने सर के बल गिर गई। दूसरी सुबह सुनीता ने देखा कि पेड़ स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। उस पिस्ता के पेड़ में बहुत सारे पिस्ता के फल लगे हुए थे। सुनीता ने एक बड़ी टोकरी में सारे पिस्ता के फल तोड़ के रख दिए और सोचा कि दूसरी सुबह बाजार में बेचने जाएगी। सुबह पिस्ता की टोकरी के बगल में एक और टोकरी थी। सुनीता ने बाजार में सारे पिस्ता बेच के काफी ज्यादा पैसे कमाए। दूसरे दिन फिर से सुनीता ने 2 टोकरी पिस्ता के फल तोड़े और अगली सुबह वहाँ 4 टोकरी थी। हे भगवान, ये पिस्ते का पेड़ तो एक अजूबा है और मैं आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ इस अजूबे को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। सुनीता, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं तुमको फल नहीं दे रहा था तब भी तुमने मुझे काट के नहीं बेचा। अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। राजू सुनीता से मिलने आता है। सुनीता बहन, कौन सी लॉटरी लग गई आपकी? कोई लॉटरी नहीं लगी है भाई साहब। याद है मैंने कहा था कि ये पेड़ हितेश की निशानी है, तो बस उसी का कमाल सोच लो। हितेश का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता राजू को जादुई पिस्ता के पेड़ के बारे में बताती है। राजू अपने घर चला गया, पर उसके दिमाग में वो जादुई पिस्ता के पेड़ की बात रह गई थी। उसने सोचा ये पिस्ता का पेड़ अगर उसको मिल जाता तो वो जिंदगी भर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। राजू ने पिस्ता का पेड़ काटा। राजू पेड़ को अपने खेत में लगा के खुश हो गया। राजू एक टोकरी पिस्ता निकालने गया, पर वो सड़े हुए पिस्ता थे। दूसरी सुबह राजू को 2 टोकरी सड़े हुए पिस्ता मिले। जब से पिस्ता का पेड़ लगाया था, तब से राजू के खेत के बाकी पौधे भी सड़ने लगे थे। उसने सोचा कि सुनीता की जिंदगी बर्बाद करने की वजह से उसे ये सजा मिली है। वो सुनीता को जाके सब सच सच बता देगा और फिर शायद उसके खेत ठीक हो जाए। राजू जब सुनीता के खेत पहुंचा तो सुनीता और भी ज्यादा खुश लग रही थी। राजू भैया, अच्छा हुआ आप फिर से आ गए। पिछली बार जिस दिन आप आए थे उसके बाद तो मेरी जिंदगी पलट गई। आप यकीन नहीं करोगे कि उस पेड़ के नीचे से 4 नए पेड़ उग गए। अब मेरे पास 4 जादुई पिस्ते के पेड़ हैं और हर रात को मैं जो 4 टोकरी पिस्ते लेकर आती हूँ वो
महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती किया करती थी। उसके खेतों का काजू पैक होकर देश विदेशों में जाया करता था। कमला का गांव में सबसे बड़ा घर था। धन संपत्ति होने के बावजूद कमला को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। वह हर साल जाड़ों में गरीबों को कपड़े दान करती थी और समय समय पर गांव में भंडारा भी करवाती रहती थी। माँ, हम इतने अमीर कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से काजू की खेती करके धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित की थी। इसीलिए हमें अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, हम हर साल इतना सारा खाना क्यों बांटते हैं? बेटा, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि उसे दान करने में मिलती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब यह बात खुद ही समझ जाओगी। कमला से जलने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। इस बार गन्ने की फसल फिर हल्की रही है। उधर काजू की खेती देखो कितनी बढ़िया हुई है। दोनों माँ बेटी पता नहीं इतने पैसों का क्या करती हैं। तुम उनसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव में भंडारा करवाया था उन्होंने। कमला अच्छी इंसान है। ये दान दया सब दिखावा है। माँ बेटी ने बहुत धन छुपा कर रखा हुआ है। उधर कमला अपनी कार से घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। कार का पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी पर गिर गए। कमला ने तुरंत कार रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भैया, मेरा गड्ढे पर ध्यान ही नहीं गया था। कोई बात नहीं। कमला जब चली गई तो बनवारी अपने दोस्त से बोला, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक अपने कपड़ों से ये दाग नहीं मिटाऊंगा। ये क्या बक रहे हो? उसने तुमसे माफी मांग ली है, इस तरह नाराज? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। बनवारी नदी पार वीराने में रहने वाले एक तांत्रिक को जानता था। वह तांत्रिक काला जादू करता था। बनवारी तांत्रिक से बोला, मेरे गांव में कमला नाम की एक औरत रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती बर्बाद करनी है। मेरा काला पानी ले जाओ। जिस खेत में छिड़क दोगे उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और क्षार वाली मिट्टी में काजू नहीं उग पाता। बनवारी तांत्रिक का जल लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में जल छिड़क दिया। अगले ही दिन तांत्रिक के जल का असर कम हुआ और काजू के पेड़ सूख कर काले हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों को देखा। उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर जाकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में क्षार बढ़ा हुआ है। लगता है किसी ने कोई जादू किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि क्षारीय मिट्टी में चंदन की लकड़ी उगाई जा सकती है। अगले ही दिन उसने अपने खेत में चंदन के पेड़ के बीज डाल दिए। कुछ महीनों बाद चंदन के पेड़ बड़े बड़े हो गए। उन्हें बेचकर कमला को काजू से भी दुगनी कमाई हुई। उसने गांव में भव्य भंडारा किया और गरीबों को जरूरत का सारा सामान बांटा। गांव के लोगों के बीच कमला की खूब वाहवाही हुई। गांव वालों के मुंह से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जल से कमला बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो तो और भी अमीर हो गई। मेरा गला छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती बर्बाद करानी चाहिए थी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि वो खेत में चंदन के पेड़ लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांत्रिक अपनी भस्म बनवारी के ऊपर डाल देता है और बनवारी जलकर राख हो जाता है।